नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश बारी है। आज हम इस वीडियो में दादा भाई नौरोजी, भारतीय राजनीतिक विचारक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह को पढ़ेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद के पितामह, यानी उन्होंने नींव रखी भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद की। किस प्रकार उनका जो निर्गम सिद्धांत है वह भारतीय राष्ट्रवाद के नींव के पत्थर की तरह कार्य किया, जिसने अंग्रेजी राज की जो नैतिक आधार था उसको एक तरीके से एक्सपोज कर दिया कि उनके क्या राजनीतिक विचार थे, किस प्रकार की राजनीति का वो समर्थन करते थे। लेट्स स्टार्ट। दादा भाई नौरोजी गुजरात में जन्मे पारसी थे। एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में, जो बहुत फेमस कॉलेज था, उसके वो वहाँ गणित के व्याख्याता नियुक्त हुए थे। यहाँ इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले भारतीय थे। 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन संगठन की संस्थापकों में ये एक थे। संस्थापकों में एक थे। 1856 में कॉलेज की नौकरी छोड़ उन्होंने पारसी कंपनी कैमा एंड सन्स के व्यापारिक कार्य की देखभाल के लिए वो इंग्लैंड चले गए। उनका इंग्लैंड में जो करियर है बहुत अच्छा है। 1867 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1869 में इसकी शाखा बॉम्बे में खोली। ये जो फैक्ट्स हैं ये सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1874 में बड़ौदा रियासत के दीवान बनाए गए। 1875 बॉम्बे कॉरपोरेशन के सदस्य बने। 1885 बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अतिरिक्त सदस्य बने। ब्रिटिश संसद की फासेट भारतीय वित्त प्रवर समिति, प्रवर यानी सेलेक्टेड, जो उनकी ब्रिटिश संसद की जो सेलेक्ट कमेटी है उसके समक्ष गवाही के लिए इनको आमंत्रित किया गया। 1897 में भारतीय व्यय संबंधी जो वेलबी कमीशन है उसको भी इन्होंने सिफारिशें प्रस्तुत की। ब्रिटेन में केंद्रीय फिशम्बरी, ये वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, वहाँ से चुनाव लड़कर ये हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने। ये जो बड़े बड़े सांसद लोग थे, ग्लैडस्टोन, ब्राडलाफ, ब्राइट, ये इनके मित्र थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कॉलोनी से व्यक्ति जाकर के ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनता है, और इतने महत्वपूर्ण जो सांसद हैं ग्लैडस्टोन, ये उनके मित्र हैं। ये दादा भाई नौरोजी की लाइफ का एक तरीके से कैनवास है। दादा भाई नौरोजी ने ब्राडलाफ के द्वारा ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव रखवाया कि आईसीएस की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हों, तभी भारतीयों की नियुक्ति उसमें हो सकती थी। भारतीय वित्त संबंधी जो वेलबी कमीशन था उसको सिफारिशें दी, रिपीट हो गया। दादा भाई के जन्मदिन पर महात्मा गांधी ने कहा, हम दादा भाई को भारत का पितामह कहते थे। दादा भाई ने भारत की सेवा को एक धर्म बना डाला था। स्वराज शब्द उन्हीं से हमें मिला है। दादा भाई ने भारत की दरिद्रता देखी, उन्होंने सिखाया कि स्वराज उसकी औषधि है। एक महान हस्ती के जन्मदिन पर दूसरी महान हस्ती का कथन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 3 बार कांग्रेस के सभापति चुने गए थे। 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 कोलकाता में जो हुआ, जिसमें स्वराज शब्द प्रयुक्त किया अपने अध्यक्षीय भाषण में। जवाहरलाल नेहरू 4 बार हुए थे। ये फैक्ट्स कंपैरेटिवली इसलिए लिखे जाते हैं ताकि याद आ जाए। पुस्तकें 1876 में इन्होंने पॉवर्टी इन इंडिया, और 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इस नाम से ही जैसा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन का जो वास्तविक चरित्र है उसके उलट वो वहाँ राज कर रही है। यह पुस्तक लंदन से प्रकाशित हुई थी। सांख्यिकी पद्धति को लागू किया इस पुस्तक में, और उन्होंने जो निर्गम सिद्धांत है, ड्रेन थियरी है, उसका इसमें प्रतिपादन किया।
भारत की आर्थिक दशा का विश्लेषण किया, राजनीतिक परिस्थितियों का तार्किक विवेचन किया। इनकी प्रेरणा से, यानी जो ड्रेन थ्योरी निर्गम सिद्धांत इन्होंने दिया, इनकी प्रेरणा से ही आर.सी. दत्त और गोखले ने निर्गम सिद्धांतों का निर्माण किया। उदारवादी थे। उदारवादी जो व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करता है और राज्य का क्षेत्र सीमित रखना चाहता है। अंग्रेजों द्वारा भारत को सभ्य बनाए जाने के पुनीत कार्य के विचार में भी इनका विश्वास था। यानी ये कांग्रेस की जो प्रथम दशक की राजनीति थी 1885 से लेकर के 1905 मानी जाती है, उसमें जो याचना की राजनीति है, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के भारत को शासन करने के नैतिक आधार को चुनौती नहीं दी थी। उसी समय दादा भाई नौरोजी का भी यही मानना है कि वो जो अंग्रेज वाइट मैन बर्डन का जो विचार लेकर आए थे, उसको उन्होंने इस समय चुनौती नहीं दी, यानी उससे उनका विश्वास है। अंग्रेजों का उस समय तक भारत में रहना आवश्यक जब तक वो भारत के लोगों को स्वावलंबी ना बना दें और अपना न्यायशीलता का उद्देश्य पूरा ना कर लें। तो इससे यह स्पष्ट है कि जो अर्ली उदारवादी थे, सेम उन्हीं के जैसे दादा भाई नौरोजी के विचार हैं। लेकिन ये कहना कि उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, ये गलत है। उन्होंने आधार रखा था, प्रार्थना और याचिका का मार्ग अपनाया। भारत में अनुशंसित सुधारों से ब्रिटेन को फायदा होगा। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इसलिए भारत में सुधार करने चाहिए कि ये जो सुधार करेंगे तो ब्रिटेन को ही इसका फायदा मिलेगा। आर्थिक संकट को भारत के नैतिक और भौतिक पतन का मूल कारण माना। भारत का जो समस्या है वो ब्रिटेन की जो नीतियों के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट आया है उसकी वजह से है। भारतीयों को चूंकि अच्छे पदों पर नहीं रखा जाता, भारतीयों को व्यापार नहीं करने दिया जा रहा, इस वजह से भारतीयों ने बुद्धि, वैभव और व्यवसाय की भावना खो दी और व्यवसाय और प्रशासन दोनों से ही प्रताड़ित एवं तिरस्कृत होकर भारतीयों ने स्वतंत्र निर्णय की क्षमता और आत्मविश्वास खो दिया। ये एक तरीके से नैतिक ड्रेन का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया कि किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस नहीं है, जब भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रख रहे हो, भारतीय को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो, तो उस स्थिति में क्या हो गया है कि भारत में नया काम करने की, नेतृत्व देने की क्षमता है वो लोग खो गए हैं। तो एक तरीके से हीन भावना से वो ग्रस्त हो गए हैं। यही उनका नैतिक ड्रेन का कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ और सिर्फ ड्रेन थियरी जो निर्गमन है वह सिर्फ और सिर्फ अर्थ का नहीं है, बल्कि नैतिकता का भी साथ में है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार की नीति आरंभ की जाए, लेकिन प्रशासन में अगर स्थान नहीं दिया गया तो यह परोपकारी निरंकुशवाद ही कहलाएगा, अल्ट्रुइस्टिक डेस्पोटिज्म। उनका कहने का मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ नीति व्यवहार अच्छे की बात नहीं है। भी अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे कि सिर्फ व्यवहार अच्छा करने की बात नहीं है, व्यवहार अच्छा करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन में भारतीयों का सहयोग नहीं लेंगे, भारतीयों को स्थान नहीं देंगे, तो भी अंग्रेजी राज भारत में निरंकुश ही कहलाएगा। बस वह परोपकारी निरंकुशवाद हो सकता है। दादा भाई नौरोजी का निरंतर प्रयास था कि भारतीय इन खोई हुई प्रतिभा, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को हासिल करें। प्रशासनिक सेवाओं में ये कैसे होगा? उन्होंने जो सुधार सजेस्ट किए, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति हो। भले ही आप ट्रेनिंग के लिए कि इनको विदेश भेज दीजिए, लेकिन भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए प्रशासनिक सेवाओं में। भारत को शीघ्र प्रतिनिधित्वात्मक जो संस्थाएं हैं उनसे युक्त किया जाए, यानी भारत में उन संस्थाओं की स्थापना की जाए जिनमें प्रतिनिधि बैठते हैं, कानून निर्माण करते हैं, प्रशासन को गाइड करते हैं। वित्तीय खर्चे पर भारतीय नियंत्रण हो। भारत की पूंजी निवेश भारत में हो, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक पूर्णतया भारतीय सेवा का गठन। ये जो भारतीय सेवा थी उनका ये मतलब था कि लोग भारतीय होंगे, लेकिन उनका निष्ठा है वह ब्रिटेन के प्रति होगी। दादा भाई नौरोजी के विचारों में कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात अर्ली डेज में नहीं है, यद्यपि उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था।
ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा ऐसा विचार है कि अगर लिखा हुआ आ जाए और हमारा पढ़ा हुआ ना हो तो हम कहेंगे कि यह विचार कैसे हो सकता है। तो ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये इसलिए कि वो स्वयं ब्रिटेन में एमपी थे, यानी वहाँ के जो संसद के सदस्य थे। और यहाँ आप देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ये नहीं कह रहे हैं कि भारत ब्रिटेन से आज़ाद हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि भारत ब्रिटेन के प्रति लॉयल रहेगा, लेकिन आप जैसा शासन ब्रिटेन में करते हो वैसा शासन भारत में कीजिए, और उसके लिए यह भी जरूरी है कि भारतीयों का ब्रिटेन की संसद में उचित प्रतिनिधित्व हो। ब्रिटेन के से अनुशंसा की थी कि केवल ईमानदार और उच्च चरित्र के लोगों को ही आप भारत भेजिए प्रशासन करने के लिए, भ्रष्ट लोगों को आप भारत मत भेजो। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। यद्यपि ये कहते हैं कि ये उग्रवादियों द्वारा उदारवादियों पर थोपी हुई शर्त थी, लेकिन स्वराज शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद के नायक थे। उन्होंने सिद्ध किया कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि है तब तक नहीं हो सकती जब तक इस निर्गम को, यानी ये जो निर्गम है, ड्रेन है, इसको रोका नहीं जा सकता। अंग्रेजी राज ने भारतीय जनता को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित किया है, और भारत में उनका जो शासन का स्वरूप है वो अनब्रिटिश है। अनब्रिटिश यानी वो ब्रिटिशर्स की जो मूल नेचर है, जो इंग्लैंड में शासन में दिखती है, वह नैतिकता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है, वह यहाँ उन्होंने नहीं दिखी। ब्रिटिश शासन को उदार नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ उसने स्वतंत्रता और समानता का दमन किया है। अंग्रेज अर्थशास्त्री, यानी उसमें के जो अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, उनका आर्गुमेंट था कि भारत में जो गरीबी है उसकी वजह है ज़्यादा जनसंख्या तथा दोषपूर्ण आर्थिक नियम, लेकिन इसे दादा भाई नौरोजी ने खारिज किया। नौरोजी ने कहा कि अंग्रेजों की क्रूर आर्थिक शोषण नीति है जिसने भारत को संपत्ति विहीन बना दिया। संपत्ति विहीन यानी वो ये कहते हैं कि ड्रेन है वह कई तरीके से हो रहा है, उसकी वजह से भारत संपत्ति विहीन हो गया है। निर्गम यानी ड्रेन कैसे कैसे हो रहा है? प्रशासन पर खर्च। प्रशासन पर खर्च यानी बहुत ज़्यादा पैसा जो यहाँ अंग्रेज ऑफिसर्स नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी के रूप में जाता है, और इंग्लैंड में जो भारत के खर्च के नाम पर वहाँ जो डिपार्टमेंट बना रखा था उसका जो खर्चा था वो भी भारत से जाता था। भारत में जो काम कर रहे थे अंग्रेज, वो अपनी बचत इंग्लैंड में भेज रहे थे, तो वो पैसा भी सरप्लस के रूप में इंग्लैंड जा रहा था। भारत में बहुत सारी पूंजी ब्रिटेन सरकार की, ब्रिटेन व्यापारियों की लगी हुई थी, तो उस पूंजी का जो ब्याज जाता था वो भी भारत से ही जाता था, और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ था उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ रहा था वो भी ब्रिटेन जा रहा था। तो इस तरीके से ये जो ड्रेन था यह सिर्फ और सिर्फ सैलरी के रूप में नहीं बल्कि मल्टीफोल्ड था, बहुत सारे रूपों में जा रहा था, और इस वजह से उद्योग क्षेत्र में उनका एकाधिकार स्थापित होता था। और जब एकाधिकार स्थापित होता है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस है ये कई गुना तेज हो जाती है। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसका एक ही उपचार है, भारत के व्यापारियों को व्यापार करने की सुविधा दी जाए तथा स्वतंत्र व्यापार हो, फ्री ट्रेड व्यापार हो, फ्री ट्रेड हो। यह जो निर्गम है, जैसा बताया कि वो सैलरी, ब्याज, प्रतिफल इन रूपों में जा रहा है, यह दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये नैतिक भी है। नैतिक कैसे है कि जो प्राकृतिक अधिकार है स्वतंत्रता समानता के, उन अधिकारों से आपने भारत के नागरिकों को वंचित कर दिया है, तथा जो अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज प्रशासनिक ऑफिसर्स भारत आते हैं वो अस्थायी रूप से आते हैं, वो यहाँ अनुभव अर्जित करते हैं, बुद्धि अर्जित करते हैं और वो अपने देश वापस चले जाते हैं। और भारतीय लोगों को जब मौका नहीं दिया जाता तो भारतीय लोग अनुभव और बुद्धि से, जो प्रशासनिक बुद्धि हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं, और इस तरह से भारत के लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाता। और इस
उनको अनुभव नहीं मिलता, उनको नेतृत्व का मौका नहीं मिलता, इस वजह से उनमें हीन भावना आती है। और यह एक तरीके से भारत के लिए नैतिक ड्रेन के बराबर है कि एक ऐसा देश जिसके लोगों को अनुभव का अभाव है, नेतृत्व के लिए उनको कभी मौका नहीं मिला। भारत के उन्होंने जो ड्रेन को, इकोनॉमिक ड्रेन को और भारत की आर्थिक दशा को क्वांटिफाई किया, नापा, तो उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय है वह 40 सीलिंग थी और इतनी कम आय में जेल में बंद जो एक अपराधी है उसका भी खर्च पूरा नहीं हो सकता। और बाकी आप बचत, सामाजिक पर्व, त्यौहार, इन सब की तो खर्च होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी एक तरीके से सरकारी आंकड़ों का ही इस्तेमाल करके उन्होंने ये कहा कि देखिए कितनी बुरी हालत है भारत की, आर्थिक रूप से कितनी बुरी हालत आपने कर दी है। उन्होंने 1901 में उनकी पुस्तक आई थी द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। 1901 में उन्होंने जो ड्रेन हो रहा था उसको इवेलुएट किया, उसको क्वांटिफाई किया कि कितना ड्रेन, भारत से कितनी पूंजी ब्रिटेन निकाल कर ले जा रहा है। तो यह लगभग 100 करोड़ उन्होंने प्रति वर्ष, 100 करोड़ रुपए 1901 में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1901 में 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ब्रिटेन भारत से शक करके ले जा रहा था और 200 साल की गुलामी। यह 100 करोड़ उन्होंने कैसे कि 33 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो ब्याज, रिटर्न, सेवा के बदले था, यह उन्होंने माना। 12,000 उच्च पदों पर और मध्यम पदों पर तथा 60,000 निम्न पदों पर अंग्रेज कार्यरत थे। उनकी सैलरी को सबको जोड़कर दादा भाई नौरोजी इस आंकड़े पर पहुंचे कि 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इंग्लैंड जा रहा है भारत का। और महत्वपूर्ण बात कि जो कार्ल मार्क्स, बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड महापुरुषों में होंगे कार्ल मार्क्स और दादा भाई नौरोजी समकालीन थे। दोनों एक ही लाइब्रेरी में इकोनॉमिक का अध्ययन कर रहे थे, म्यूजियम लाइब्रेरी में, ब्रिटेन की जो म्यूजियम लाइब्रेरी उसमें अध्ययन करते थे। दादा भाई नौरोजी ने 1876 में ही कह दिया था कि पूंजीवाद है वह एक तरीके से साम्राज्यवाद में बदलता है, और साम्राज्यवाद के, अंग्रेजों के आर्थिक साम्राज्यवाद की उन्होंने आलोचना की। कार्ल मार्क्स उस समय ये नहीं देख पाए कि पूंजीवाद कैसे साम्राज्यवाद का स्वरूप ले लेगा। वो बात बाद में लेनिन ने देखी, हम लेनिन में पढ़ते, लेनिन ने कहा कि अंतिम स्टेज है पूंजीवाद, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की। लेकिन दादा भाई के विचारों में यह विचार मार्क्स से भी पहले देखते हैं हम। तो ये एक तरीके से दादा भाई नौरोजी का जो दृष्टि है उसका प्रतीक है कि किस तरह से वो विश्व के सबसे पॉपुलर या सबसे ज़्यादा, यूँ कहिए कि यू कांट इग्नोर मार्क्स। तो मार्क्स से भी ज़्यादा, मार्क्स से भी पहले उन्होंने इस चीज़ को देखा। दादा भाई नौरोजी ने कहा प्राकृतिक तथा आर्थिक नियमों को पूर्ण रूप से कार्य करने दीजिए तो भारत दूसरा इंग्लैंड बन जाए। नौरोजी इंग्लैंड को ये नहीं कह रहे हैं कि वो भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड में जैसा शासन कर रहे हैं वैसा शासन भारत में कीजिए और इससे आपको ही फायदा होगा। यानी इंग्लैंड स्वयं को भी आज से कई गुना लाभ होगा अगर वहाँ आप आर्थिक व्यवस्था को सुधारेंगे। अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का तर्क था कि भारत की गरीबी की वजह ज़्यादा जनसंख्या है, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। दादा भाई नौरोजी का कथन है कि आप एक साम्राज्य का निर्माण अस्त्र शस्त्र, नाशवान पाशविक भौतिक शक्ति के बल पर कर सकते हैं, लेकिन उसका परिरक्षण यानी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन परिरक्षण केवल और केवल शाश्वत नैतिक शक्ति से ही किया जा सकता है। पाशविक बल कभी भी छिन्न भिन्न हो सकता है, केवल धर्म शाश्वत है। देखिए बात सही है। इसको बाद में जो पोस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में जो ग्रैम्सी हैं वो ये कहते हैं कि किस प्रकार
दादा भाई तो नैतिक शक्ति की बात करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रैमशी कहते हैं कि किस प्रकार कोई भी शासन व्यवस्था है वह स्थायित्व ग्रहण करती है, वो हेजेमनी के निर्माण से करती है। यानी हेजेमनी ये एक तरीके से वैल्यूज़ के लेवल पर, मानसिकता के लेवल पर वो लेजिटिमाइज करते हैं, तब जाकर वह व्यवस्था स्थायित्व ग्रहण करती है। सिर्फ और सिर्फ ताकत के बल पर साम्राज्य नहीं टिकते। दादा भाई नौरोजी, हृदय, अनुभूति और भावनाओं की एकता ही राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार है। 1867 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में एक पेपर प्रस्तुत किया। शीर्षक था भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य। 20 करोड़ असंतुष्ट भारतीय बनाम 1 लाख ब्रिटिश सैनिक, संघर्ष हुआ तो परिणाम स्पष्ट है। यानी इस लेख में इन्होंने यह बात बोली थी कि देख लीजिए, एक तरीके से चैलेंज है कि 20 करोड़ असंतुष्ट भारतीय हैं और 1 लाख ब्रिटिश सैनिक हैं। अगर संघर्ष हो गया तो सबको पता है परिणाम क्या होगा। एक राष्ट्र कई बार पराजित हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी पराजित नहीं होती। यानी एक राष्ट्र को आप दबा नहीं सकते। अन्याय महाशक्तिशाली के भी विनाश को बुलावा देता है कि अन्याय हो, अगर जहां अन्याय होगा तो भले ही आप कितने शक्तिशाली होंगे, आपका विनाश होगा। 1880 लुई मालेट को इन्होंने पत्र लिखा और आशा व्यक्त की कि उच्च चरित्र की अंग्रेज जाति एक बड़े राष्ट्र के पैरों तले कुचल नहीं सकती। व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए उनसे। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतवासी को उठाने की बजाय स्वयं पतित होकर एशियाटिक डेस्पोटिज्म के स्तर तक पहुंच रहे हैं। प्रकृति उनसे इस आचरण का बदला लेगी। समाजवादी कनेक्शन क्या है दादा भाई नौरोजी के? ब्रिटिश समाजवादी नेता हिंडमैन से निकटतम वैचारिक संबंध थे। ये उदारवादी थे, वैसे मूलतः उदारवादी थे। कभी उन्होंने साम्यवाद का समर्थन नहीं किया। मार्क्स के समकालीन होने के बावजूद उन्होंने मार्क्स का समर्थन नहीं किया। एक व्यापारी थे और उदारवादी होते हुए भी बाद के समय में एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। बाद में जो इंग्लैंड की लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी यानी जो समाजवादी थी, उसके प्रति भी इनकी सहानुभूति हो गई थी। एम्स्टर्डम में विश्व समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ था। एम्स्टर्डम में विश्व समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें इन्होंने भाग लिया था। 1905 में नेशनल डेमोक्रेटिक लीग के उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने भाग लिया। यहाँ उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन का प्रस्ताव रखा। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन उदारवाद की बजाय समाजवाद का लक्ष्य है। श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति की मांग की, यह भी समाजवादी डिमांड है। जीवन के पूर्वार्ध में ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान समझा। शुरुआत में समझा, लेकिन बाद में स्वराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और थोड़ा स्वशासन की मांग को उन्होंने महत्वपूर्ण मान लिया। 1904 में भारत में कुशासन विषय पर प्रभावशाली भाषण दिया और उसके बाद स्वशासन की मांग की। 1906 कलकत्ता अधिवेशन भारतीय जनता के 3 महत्वपूर्ण अधिकार। कौन से हैं वो 3 महत्वपूर्ण अधिकार? उच्च लोक सेवा में भारतवासियों की अधिकाधिक संख्या में नियुक्ति, भारतीयों का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, ब्रिटेन तथा भारत के बीच न्याय एवं औचित्यपूर्ण संबंध हों। यानी वो ब्रिटेन के साथ संबंध तोड़ने के समर्थक नहीं है, बल्कि न्याय और औचित्यपूर्ण संबंध हों। जैसा ब्रिटेन अपने नागरिकों को शासित करता है, वैसे ही वो भारतीयों को शासित करे। ये थे दादा भाई नौरोजी के विचार। दादा भाई नौरोजी के जीवनी के लेखक हैं आर.ए. मशानी। उनकी पुस्तक का नाम है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। Thank you so much. Thank you so much for watching. I hope you would like it. Like, share and subscribe my channel.